नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स पर। हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 10 सॉल्व कर लिए हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 होगा। और जिन लोगों ने प्रैक्टिस सेट पिछले वाले नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में चाहिए देख लीजिए जा कर के। और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, पढ़िए क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसको हिंदी में कहते हैं मृतकों का टीला। यहाँ पे दिया गया माउंट ऑफ द डेड, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, माउंट ऑफ द डेड होगा, ठीक है। और मोहनजोदड़ो में एक एक स्नान कुंड था। इसकी स्नान कुंड था, ये 7.01 मीटर चौड़ा था और 11.88 मीटर लंबा था तथा 2.43 मीटर गहरा था, ठीक। और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पूछी जाए कैसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी, ठीक है। और ये लिपि जो थी ये दाएं से बाईं की ओर लिखी जाती थी, ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, ठीक। और सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 है, पढ़िए। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं, ब्राह्मण कहलाते हैं। वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं, ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। और ये संहिता दिया गया है, संहिता किसका भाग है। संहिता एक मंत्र का भाग है, मंत्र का भाग है, ठीक है। संहिता एक मंत्र का भाग है, ठीक है, ये मंत्र का भाग है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। ये सावित्री को समर्पित है। किसको, सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सावित्री को समर्पित है। पूछा जाए ऋग्वेद में किस मंडल में सावित्री देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सावित्री को समर्पित है। और ऋग्वेद में कितने मंडल थे। ऋग्वेद में कुल पूछे जाए कितने मंडल थे। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल थे। कितने, 10 मंडल थे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। कहाँ से किया था, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, महाबोधि मंदिर समूह से किया था। कहाँ से किया था, महाबोधि मंदिर समूह से किया था, इसका ऑप्शन बी राइट होगा। ये महाबोधि मंदिर कहाँ पड़ता है, महाबोधि मंदिर है ये बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, ये बिहार में पड़ता है, ठीक है, बिहार के गया जिले में पड़ता है, ठीक है। और इसका निर्माण 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ था। कौन सा स्तंभ, कौन से स्तंभ पर था, किसमें था, ये सारनाथ पर था। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। किस पर था, सारनाथ पर था। अशोक का सिंह चतुर्मुख जो था स्तंभ शीर्ष में किस स्तंभ पर था, किस पर था, सारनाथ पर था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था 1942 में। कब किया था, 1942 में किया था। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी राइट होगा। किया था 1942 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, और इन्होंने पूछा जाए कि इसमें भारत छोड़ो आंदोलन जो कब किया था, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, डेट पूछी जाती है तो 9 अगस्त लगाना है। 9 अगस्त 1942 को इन्होंने शुरुआत की थी, ठीक है। और 8 अगस्त 1942 को इस आंदोलन को क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था, ठीक है। और इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। कौन थे सीमा आयोग के अध्यक्ष, ये थे सिरिल रेडक्लिफ थे। कौन थे, सिरिल रेडक्लिफ थे। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इन्हीं के नाम पर भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा को रेडक्लिफ सीमा रेखा कहते हैं, ठीक है। इन्हीं के नाम पर जो है, इन्हीं के नाम पर भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी गई थी। किसके नेतृत्व में लड़ी गई थी,
ये सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लड़ी गई थी। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? 1943 में। कब? 1943 में ये लड़ी गई थी। आज़ाद हिंद फौज का गठन पूछा जाए तो 1943 में ही हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जुलाई 1943 कब हुआ था? जुलाई लिख लीजिएगा, जुलाई 1943 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पढ़िए? क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इसका ऑप्शन सी राइट होगा। और इन्होंने कब की थी? 10 अप्रैल 1875 को की थी। 10 अप्रैल 1875 को गिरगांव मुंबई में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पढ़िए? क्वेश्चन नंबर 10 है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? किसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने? महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पूछा जाए ये कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. हुम ने की थी। किसने की थी? ए.ओ. हुम ने की थी। ठीक है, ए.ओ. हुम ने की थी। और कब की थी? ये 1885 में इसकी स्थापना हुई थी कांग्रेस की। ए.ओ. हुम ने की थी, मुंबई में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पढ़िए? क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? सबसे दक्षिणी छोर पूछा जाए तो लगाना है इंदिरा पॉइंट। क्या है? सबसे दक्षिणी छोर है इंदिरा पॉइंट। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और गुहार माता, गुहार माता पूछा जाए, गुहार माता है जो पश्चिमी छोर, ये पश्चिमी छोर है गुहार माता। और किबिथु पूछा जाए, किबिथु ये क्या है? किबिथु ये पूर्वी बिंदु है। और इंदिरा काल क्या है? इंदिरा काल है दक्षिणी बिंदु। ठीक है, इंदिरा काल दक्षिणी बिंदु है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? केरल में स्थित सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? बताइए कौन सी चोटी है केरल में? अन्नाईमुड़ी है। अन्नाईमुड़ी ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी चोटी है, ये सबसे बड़ी चोटी है। ठीक है, पूछा जाए। और इसी पर एक क्वेश्चन बनता है, अन्नाईमुड़ी चोटी के दक्षिण में एक पहाड़ी पड़ती है। कौन सी पहाड़ी है? कार्डेमम की पहाड़ी है। ठीक है, कार्डेमम की पहाड़ी ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कार्डेमम की पहाड़ी इलायची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और अन्नाईमुड़ी की ऊंचाई पूछी जाए किसकी है? इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर है। किसकी है? कितनी है? 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है अन्नाईमुड़ी की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पढ़िए? क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। किस राज्य की है उकाई बांध? उकाई बांध है जो कहाँ की है बताइए? इसका हो जाएगा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन ए है गुजरात, बी ऑप्शन है तेलंगाना, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। ये कहाँ की है बताइए? ये हो जाएगी कहाँ की? गुजरात की। उकाई है जो गुजरात की है, उकाई गुजरात की है। ठीक है। और ये कौन सी नदी पर है? उकाई है जो उकाई बांध बना है जो ताप्ती नदी पर बना है। कौन सी? ताप्ती नदी पर बनाया गया है। गुजरात में ताप्ती नदी पर बनाया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है पढ़िए? क्वेश्चन नंबर 14 है पढ़िए, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर होती है? कहाँ पर होती है उच्चतम वार्षिक वर्षा पूछी जाए तो मासीराम मेघालय में होती है। मासीराम मेघालय में उच्चतम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है पढ़िए? क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। कौन सा? भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। और प्रथम स्थान किसका है? पहले स्थान पर पूछा जाए, पहले स्थान पर चीन होगा। ठीक है, पहले स्थान पर चीन होगा। और तीसरे स्थान पर पूछा जाए, तीसरे स्थान पर कौन होगा? तीसरे स्थान पर जापान है। ठीक है, कौन दिया गया? कौन है? जापान। तीसरे स्थान पर जापान है, पहले स्थान पर चाइना है और दूसरे स्थान पर है भारत और तीसरे स्थान पर जापान है सीमेंट में के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, आय जो जमा है और उसका विनियोग नहीं है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? जमा पूंजी कहा जाता है। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, उसको जमा पूंजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है पढ़िए? क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत
निम्नलिखित में से किस भूमिका को देखते हुए की गई थी? किस भूमिका को देखते हुए की गई थी? इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सामाजिक अर्थव्यवस्था को देखते हुए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, पढ़िए। 18 नंबर क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक संपूर्ण विकास है। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये ग्रामीण क्षेत्रों का है। किसका है? ये ग्रामीण क्षेत्रों का है। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, पढ़िए। 19 नंबर है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे विकसित उद्योग है? कौन सा है? ये चीनी उद्योग है। चीनी उद्योग सबसे विकसित उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, एक देश का दूसरे देश पर प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ यह होगा किसका कि दूसरा है। किसका है? उन्नत टेक्नोलॉजी अपनाता है। कौन सा? उन्नत टेक्नोलॉजी अपनाता है। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, एक देश का दूसरे देश पर प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ यह होगा कि दूसरा उन्नत टेक्नोलॉजी अपनाता है। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या, पढ़िए। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। इसका ऑप्शन डी राइट होगा। इसकी अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर को। 2 सितंबर 1946 को हुआ था। पूछा जाए अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, भारत के प्रथम गृह मंत्री निम्नलिखित में से कौन है? गृह मंत्री कौन है निम्न में से? बताइए। गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। और कौन है बताइए? इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे। ठीक है, गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और बाबू जगजीवन राम क्या थे? बाबू जगजीवन राम ये प्रथम श्रम मंत्री थे। ये क्या थे? बाबू जगजीवन राम प्रथम श्रम मंत्री थे। ठीक है। और मोरारजी देसाई पूछे जाएं, ये क्या थे? मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ये चौथे प्रधानमंत्री थे। और यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत दिए गए हैं। गोविंद बल्लभ पंत कौन थे? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और भारत के चौथे गृह मंत्री भी थे। ठीक है, रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। कब आया था? 9 नवंबर 2000 को आया था। 9 नवंबर 2000 को इसका गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश को काटकर इसका गठन हुआ था। कितने जिलों को काटकर? 13 जिलों को काटकर इसको उत्तराखंड राज्य को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? कौन करता है बताइए? शिक्षा का अधिकार करता है। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार करता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार करता है। ये अनुच्छेद कौन से में है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो दिया गया है, किस अनुच्छेद में पूछा जाए? ये अनुच्छेद होगा, ये अनुच्छेद 30 में होगा। कौन से आर्टिकल में होगा? ये अनुच्छेद 30 में होगा। ठीक है। और अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा है अनुच्छेद 29 में। और अनुच्छेद 30 में है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 30 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर क्या है? 25। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को, सॉरी उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है। यहीं पे पूछा जाए एक गॉस बराबर क्या होता है? एक गॉस बराबर, ठीक है, क्वेश्चन आता है, एक गॉस बराबर कितना होता है? एक गॉस बराबर 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। ठीक है, टेस्ला होता है। ठीक है। और पूछा जाए एक गॉस
गॉस का मात्रक क्या होता है? गॉस का मात्रक होता है वेबर। गॉस का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर गॉस का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या पढ़िए? किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, डेसिबल में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या पढ़िए? 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में रखा गया है? ये आइसोटोप की श्रेणी में रखा गया है। इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, आइसोटोप की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या पढ़िए? 29 नंबर क्वेश्चन है, पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में क्या खाना चाहिए? चावल खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, दो या दो से अधिक लोकाय के एलीलों के बीच अंतःक्रिया को किस प्रकार जाना जाता है? किस प्रकार जाना जाता है? एपिस्टाइसिस के रूप में जाना जाता है। एपिस्टाइसिस के रूप में जाना जाता है। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन क्या पढ़िए? यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, मैथ के 5 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको क्रमशः 4, 5 और 6 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल 1, 2 और शेषफल 3 बचते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है। ये जो यहाँ पे पहले संख्याएं दे रखी हैं क्रमशः 2, 4, 5, 6। ठीक है, 4, 5, 6 जो संख्याएं दे रखी हैं, इनका एलसीएम ले लीजिए। इनका एलसीएम निकालोगे 4, 5, 6। ठीक है, इनका एलसीएम निकालोगे कितना आएगा? इनका एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, इनका एलसीएम आएगा 60। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक, अब क्या कहा है? अब क्या करेंगे? अब देखिए, यहाँ इसका अंतर करेंगे। 4 में से जो शेषफल बचते हैं, 4 में से 2 शेषफल घटाइए, इसको कितना बचेगा? 4 में से 1 घटाइए, जिसका 1 दिया ना, इसको 1 घटाइए तो कितना बचेगा? यहाँ पे 1 लिखिएगा, यहाँ पे 1 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, और 5 में से 2 घटाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 3, और 6 में से जब 3 घटाएंगे तो शेषफल बचेगा 3। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, शेषफल जो अंतर इनका है, जो बच रहा है, अंतर 3 आ रहा है। ठीक, सबका अंतर समान है। जब अंतर समान होता है तब कुछ नहीं करना होता है, बस इसमें से 3 माइनस करना होता है। ठीक है, जो एलसीएम आया है इसमें से 3 माइनस कर दीजिए, बचेगा 57। ठीक है, 57 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 57 होगी। इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या पढ़िए? 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, बी ऑप्शन निकलेगी। देखिए, इसको निकालेंगे, 25 का होगा, ये 5 का हो जाएगा, ये 25 5 का हो जाएगा, ये 8 9 72, यानी कि यही एक संख्या होगी ऐसी, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। बाकी ये सभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है पढ़िए? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। यदि राजू विजय से 20% अधिक आय अर्जित करता है तो विनय द्वारा अर्जित आय राजू द्वारा अर्जित आय की तुलना में कितने % कम है? ठीक, ये कहा गया है, पूछा गया है कितने % कम है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? देखो, पिछले वाले सेट में करवाया था, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन दिया था। ठीक है, क्या करेंगे? इसको 20 लिखेंगे, 20% है, इसको 20 लिख लेंगे। ठीक है, नीचे क्या करेंगे? नीचे 20% की अधिक है तो 120 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि परसेंटेज पूछा गया है। अब इसको काट लेंगे, देखो इससे, इसके 20 एकन 20, 20 छक्का 120 कट जाएगा। अब 2 से कटेगा, 2 2 3 6 और 2 से 50। ठीक है, जब इसको 50 को 3 से भाग करेंगे तो आएगा 16 सही। देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया 50/3%। ठीक, 50/3% आ भी रहा है ऑप्शन बी में, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या पढ़िए? 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 10 संख्याओं का औसत 6 है, यानी कि 10 संख्याओं का औसत 6 है। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या को, यानी कि 10 उसने पूछा, बताया 10 संख्याओं का औसत 6 है। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से
गुणा किया जाए, यानी कि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा। नए सेट का औसत उसने पूछा है, क्या हो जाएगा। देखिए, जब कोई संख्या में गुणा करते हैं तो औसत में भी गुणा होती है। जब कोई संख्या में कोई संख्या घटाते हैं, ठीक है, और औसत में भी उधर घटता है, यानी कि जो काम इधर होगा वही काम उधर होगा, ठीक है। उसने कहा है कि संख्या में 12 से गुणा होती है, तो 12 से इधर गुणा होती है संख्या में, तो औसत में भी 12 से गुणा हो जाएगी। उसने औसत पूछा है नया, बस गुणा कर देनी है। 6 गुणे 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 72। ठीक, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन इसका 72 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है। इसका आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, यक्स का मान नहीं होगा। ठीक, यक्स का मान कोई नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, देखते हैं क्यों नहीं हो सकता है। जब हम एक्स का मान मान लिया हमने, 1 मान लिया। जब एक्स का मान 1 रखेंगे तो 2 की घात 1 गुणे 5 की घात 1, तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आ गया। जब यक्स बराबर हम मान लिया हमने 0 रखेंगे, ठीक, उसने कहा है अंत में 5 होता है। ठीक है, अंत में 5 होता है। देखिए, अंत में 5 कहाँ होता है, एक 0 रखेंगे तो अब देखिए कितना हो जाएगा। जब 2 की घात यहाँ पे 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 5 की घात यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो इसका मान निकलेगा ये कहाँ आ रहा है, अंत में 5 आ ही नहीं रहा है। ठीक है, और इसमें देखिए और रख लीजिए, मान लिया हमने 2 रखा है, 2 रख लेते हैं, एक्स का मान 2 रखिए, तब कितना आ जाएगा, 2 की घात 2, ठीक, गुणे और 5 की घात 2। ठीक, ये 2 की घात 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, गुणे 5 की घात 2 कितना, 25 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 25 चक्कू 100 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी नहीं देखो निकल रहा है, यानी कि इसका मान क्लियर हो गया, एक्स का मान कोई नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया, इसमें हिंदी का क्वेश्चन है। देखिए, चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा। चिरंतन का क्या होता है, नश्वर होता है, इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चिरंतन का विलोम क्या होता है, नश्वर होता है, इसका ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। लक्ष्य का अनेकार्थिक शब्द क्या होगा। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या होता है, लक्ष्य का मतलब निशाना या उद्देश्य होता है, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या पढ़िए, 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा जाएगा, विद्वान का स्त्रीलिंग हो जाएगा विदुषी, विद्वान का विदुषी हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा होगा। उड्डयन का क्या हो जाएगा, उत्तधन डैन हो जाएगा, उत्तधन डैन। अगर इसमें संधि पूछता कौन सी होगी, तो व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। कौन सा जोड़ा गलत है, देखिए ऑप्शन ए दिया गया है, जिसका इलाज कठिन हो, जिसका इलाज कठिन हो, ठीक, वो क्या हो जाएगा, दुस्साध्य होगा, ये तो सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन में दिया गया है, जो मनुष्यता से दूर हो, जो मनुष्यता से दूर हो, क्या उसको क्या कहा जाता है, अमानुषिक, ये भी सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन में दिया गया, जो कम खर्च करने वाला हो, कम खर्च करने वाले को अपव्ययी नहीं कहते हैं, इसको मितव्ययी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको मितव्ययी कहते हैं, मितव्ययी कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहा जाता है, अपव्ययी नहीं कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिए, जो इतिहास लिखे जाने युग से पूर्व का हो उसे प्रागैतिहासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अब देखिए यहाँ से गद्यांश दिया गया है, इसको गद्यांश को पढ़ते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं। गद्यांश पढ़िए, दिया गया है, मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने क्या लिखा था, काटने की गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाएं, जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए, वगैरह का
उपयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा वगैरह का उपयोग नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे वगैरह का उपयोग नहीं होना चाहिए और डायरी में वगैरह शब्द के लिए स्थान नहीं है। ये बताया है कि डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जिसने जो पढ़ा हो वह लिखा जाए, यानी कि जिसने जो पढ़ा हो वह लिखा जाए। ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया है, ये पता हो जाएगा। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, पढ़ा हुआ कितना पच गया है। ठीक है, ये पता हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यह मालूम हो जाएगा जो बातें हुई हों वे लिखी जाएं। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विदा की पवित्रता को समझा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे देखिए दिया गया है। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी विधा है। हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों न जा रही हो। इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्रदान होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम जो क्वेश्चन लगाते हैं, इसी पर आधारित गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। मनु को अपनी किस बात का एहसास हुआ, बताइए। मनु को अपनी किस बात का एहसास हुआ, इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया, इसलिए उनको एहसास हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है। गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई, अपनी आपत्ति क्यों जताई, बताइए। गांधी जी ने, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या पढ़िए। गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा, बताइए। क्यों कहा। दोनों में समय लगता है, ये नहीं होगा। दोनों कार्य हमारे कर्तव्यों में शामिल हैं, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है। दोनों कार्य रोज किए जाते हैं, ये भी नहीं होगा। दोनों में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए, यानी कि दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया, पढ़िए। 44 नंबर क्वेश्चन है, पढ़िए। डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि, किस लिए महत्वपूर्ण है, बताइए। इसलिए महत्वपूर्ण है, इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्व मूल्यांकन भी करता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्व मूल्यांकन भी करता है, इसलिए डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे, बताइए। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, अब देखिए दूसरा गद्यांश यहाँ पे दिया है, इस गद्यांश को पढ़ते हैं। ये गद्यांश दिया गया, पढ़िए। गद्यांश को पढ़ते हैं। अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहरकर मुड़ते रहे तुम। अब तुम्हें आकाश में उड़ने ना दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। ठीक है, ये सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा है। अब इस पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इस गद्यांश पर आधारित है। गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या होता है। गहरी नींद में सोने का अर्थ होता है बेखबर होना। ठीक है, क्या होता है, बेखबर होना। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 से पढ़िए। 47 नंबर क्वेश्चन है। कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा, कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा, पतन की राह पर नहीं जाने देगा। कभी लोगों को पतन की राह पर नहीं जाने देगा, ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, पढ़िए।
48 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है बताइए। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या पढ़िए, कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? क्यों जगाना चाहता है? ताकि लोग ताकि लोग गीत सुन सकें, ये नहीं होगा, ठीक है। बी ऑप्शन दिया गया है, ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या पढ़िए, 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार? इसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ पे रीजनिंग के 5 क्वेश्चन होंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे इसको ये लिखा जाता है, इसने पूछा है म्यूजिक को क्या लिखा जाएगा। इसको म्यूजिक का पूछा गया, क्या लिखा जाएगा, ठीक है। देखो इसमें ढूंढना है यम को क्या लिखा गया। देखो यम को क्या लिखा गया है, देखिए यहाँ पे दिया गया है यम, यम ये है, यम को क्या लिखा गया, जे लिखा गया है, तो यहाँ पे जे लिखिए, यम को जे लिखा गया। अब यू को क्या लिखा गया है, देखिए यू कहाँ पर दिया गया है, यू दिया गया है, देखो दूसरे नंबर पे यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर यच है, ठीक है, यानी कि जे यच हो जाएगा। अब 3 नंबर पे यस है, ठीक है, यस कहाँ है, देखिए यस यहाँ पे दी गई है, 1 2 3 नंबर पे यहाँ पे यस है। यस को क्या लिखा गया है, यल लिखा गया है, ठीक है, जे एच एल, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है, जे एच एल एफ एम लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, निम्न में से उस शब्द को चुनिए जो अन्य चारों के समूह से संबंधित ना हो, ठीक है। देखिए शर्ट, पैंट, टाई, ठीक, ये तो एक जैसे हैं, लेकिन यूनिफॉर्म एक अलग हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है पढ़िए, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। देखिए यदि बीता हुआ परसों शनिवार था, यानी कि मान लिया कोई आज यक्स दिन, कोई आज दिन है यक्स, ठीक है, आज दिन है यक्स, बीता हुआ परसों, परसों का मतलब 2 दिन पहले की बात कर रहा है, 2 दिन पहले तो माइनस करेंगे 2, ठीक है, कौन सा दिन था, शनिवार था, तो शनिवार लिखेंगे इसके इधर, ठीक है, शनिवार का दिन था, ठीक। अब देखिए यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि शनिवार +2, ठीक है। अब शनिवार में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, शनिवार में 2 जोड़ेंगे तो सोमवार आ जाएगा, यानी कि रविवार सोमवार, ठीक है, सोमवार निकलेगा। यहाँ पे आज कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा। अब पूछा क्या, तो आने वाला परसों कौन सा दिन होगा, यानी कि आने वाला जो परसों होगा कौन सा दिन होगा, यानी कि 2 दिन बाद पूछा है, ठीक है, तो 2 हम इसमें और ऐड कर देंगे, सोमवार में 2 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, सोमवार मंगल बुध, क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, बुधवार। बुधवार किसमें दिया गया, ऑप्शन इसमें डी दिया गया है, बुधवार, बुधवार हो जाएगा राइट, ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बुधवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन क्या पढ़िए, 59 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 5 विद्यार्थियों ने एक दौड़ में भाग लिया, 5 विद्यार्थियों ने दौड़ में भाग लिया, ठीक, कौन कौन से विद्यार्थी हैं, जय ने मनोज से पहले, यानी कि जय है जो मनोज से पहले है, तो जय को हम क्या करेंगे, जय को लिखेंगे ऊपर, ठीक, जय मनोज से ऊपर है तो मनोज क्या होगा, नीचे हो जाएगा, मनोज को हम नीचे लिखेंगे, ठीक है, मनोज के ऊपर है। अब आगे पढ़िए, यानी कि मनोज से पहले, ठीक है, जय ने मनोज से पहले किंतु अमर के बाद, किंतु अमर के बाद, यानी कि अमर के बाद, जय के बारे में कह रहा है कि अमर के बाद, ठीक है, अमर के बाद दौड़ पूरी की, यानी कि अमर के बाद दौड़ पूरी की। अतानु ने संजीव से पहले, अतानु ने संजीव से पहले किंतु मनोज के बाद, किंतु मनोज के बाद, अतानु जो है, अतानु कहाँ है, अतानु, अतानु नीचे हो जाएगा, ठीक, अतानु मनोज के बाद होगा, और किंतु किससे पहले, किंतु संजीव से पहले, किंतु संजीव से पहले, ठीक है, किंतु संजीव से पहले हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं, किंतु संजीव से पहले, अब देखिए 5 लोग हो, 1 2 3 4 5 लोग हो गए, ठीक है, 5 ही दिए थे उसने, 5 विद्यार्थी थे। अब क्या पूछा उसने,
उसने पूछा दौड़ किसने जीती, यानी कि जो सबसे आगे होगा, सबसे आगे कौन है, सबसे आगे ए है। ए कौन है, ए का मतलब अमर है, ठीक है। कौन है, अमर, ठीक, कौन, अमर होगा, अमर हो जाएगा। अमर कहाँ पे, ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक, ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अमर इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अमर ने दौड़ जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पे कथन दिए गए हैं और यहाँ पे निष्कर्ष दिए, कथन निष्कर्ष के दो क्वेश्चन हैं। अब इसको क्या करते हैं, देखिए, सभी जल खाड़ी हैं, यानी कि सभी जल हैं, सभी जल मान लिया ये जल हैं, ठीक है। सभी जल क्या हैं, सभी जल खाड़ी हैं, सभी जल खाड़ी हैं, तो खाड़ी ये हो जाएगा, ये खाड़ी हैं, ठीक, सभी जल खाड़ी हैं, ठीक, ये हो गया। दूसरा देखिए कथन, कोई भी खाड़ी पर्वत नहीं है, यानी कि पर्वत क्या होगा, पर्वत अलग होगा। पर्वत कहाँ होगा, पर्वत अलग दिया गया है, तो पर्वत यहाँ पे लिखेंगे, कोई भी खाड़ी पर्वत नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। कोई भी, पहला निष्कर्ष देखिए, कोई भी जल पर्वत नहीं है, यानी कि कोई भी जल है, जल कहाँ है, जल ये है, पर्वत ये है, ठीक। कह रहा है कि कोई भी जल पर्वत नहीं है, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये तो राइट होगा, ठीक। दूसरा देखिए, कुछ जल पर्वत हैं, कुछ जल, ये जल है, ये पर्वत है, कहाँ होंगे, देखो कितनी दूर दिया गया है, इसका ऑप्शन ये दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला जो कथन निष्कर्ष है ये राइट होगा, यानी कि केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, यानी कि पहला वाला केवल पहला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ पे करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का दिया गया है, लामितीय 2022 युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है। लामितीय युद्ध अभ्यास है जो भारत और सेशेल्स के बीच में शुरू हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 62 क्या पढ़िए, किस प्रसिद्ध असमिया कवि को हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। किसको नवाजा गया, नीलमणि फूकन को, किसको, नीलमणि फूकन को, ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। कौन करेगा 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी, ये करेगा ऑस्ट्रेलिया। कौन करेगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा, ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है, विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 8.7% से घटाकर कितने परसेंट कर दिया है, कितना परसेंट कर दिया गया, 8% कर दिया गया है, इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया, पढ़िए, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2022 से 4 अप्रैल को 4 अप्रैल को B.R. अम्बेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। किसने की है, किस राज्य ने की है, ये तमिलनाडु ने की है। किसने, तमिलनाडु राज्य सरकार ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, सोफिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है। नोकिया दिया गया, नोकिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, नोकिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूछे जाएं तो राजीव सूरी हैं। कौन है, राजीव सूरी हैं नोकिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, किस राज्य की सरकार ने राम वन गमन पथ के निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का निर्णय किया है। किसने किया है, ये मध्य प्रदेश ने किया है, इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। किस राज्य की सरकार ने राम वन गमन पथ के निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का निर्णय किया है, ये मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68। किस राष्ट्रीय अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, किसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, ये चंबल अभयारण्य को घोषित किया गया। किसको, ये चंबल अभयारण्य को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या पढ़िए, किस राज्य में स्थित कीथम झील सुर सरोवर को रामसर साइट में घोषित किया गया है। ये कीथम झील और इसका दूसरा नाम है सुर सरोवर को रामसर साइट में घोषित किया गया है। ये कहाँ के, उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की है। कहाँ के, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की है, ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या पढ़िए,
किस विश्वविद्यालय ने कर्मयोगी योजना शुरू की है? किसने शुरू की है? ये लखनऊ विश्वविद्यालय ने शुरू की है। किसने? लखनऊ विश्वविद्यालय ने कर्मयोगी योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या पढ़िए? निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य? कथक। क्या हो जाएगा? कथक होगा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। भांगड़ा कहाँ का है? भांगड़ा पंजाब का है। कथकली कहाँ का है? कथकली केरल का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मधुबनी कला प्रसिद्ध है किस लिए? मधुबनी कला है जो ये मिथिला की है। कहाँ की? मिथिला बिहार की है। मिथिला कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। मिथिला बिहार की है। ठीक, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मधुबनी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? मिथिला बिहार की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? किस राज्य में ड्री त्यौहार मनाया जाता है? किस राज्य में ड्री त्यौहार मनाया जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 74। क्वेश्चन नंबर 74 क्या पढ़िए? क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 दिसंबर 1991 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, 3 दिसंबर 1991 से अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या पढ़िए? मधुशाला किसकी कृति है? मधुशाला है जी हरिवंश राय की है। किसकी? हरिवंश राय बच्चन की है। ठीक है, और इसकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी है? भारत भारती है। क्या है? मैथिली शरण गुप्त की है भारत और भारती। ठीक है, भारत भारती किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? किसने प्राप्त किए हैं? मैडम क्यूरी ने प्राप्त किए हैं। इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मैडम क्यूरी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है पढ़िए? क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया है, एडमिरल कप किससे संबंधित है? एडमिरल कप है जो नौकायन से संबंधित है। किसके? नौकायन से संबंधित है एडमिरल कप। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 78। क्वेश्चन 78 दिया गया, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? ये लठमार होली बरसाना में मनाई जाती है। कहाँ? बरसाने में मनाई जाती है। इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या पढ़िए? 79 नंबर क्वेश्चन है, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? भारत कला भवन है जो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, बनारस में। ठीक है, बनारस उत्तर प्रदेश में है। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80। 80 नंबर क्वेश्चन है, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? पणजी है जो गोवा की राजधानी है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स। ठीक है, वहाँ से ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।